Hello everyone. Today we are learning the chapter 1 of your social and political life civics book of class 8th, and this is the chapter 1, the Indian Constitution. So here हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है. सो लेट्स just have an introduction to this chapter. So in this chapter we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. As the name suggests, this is a game that involves players' feet. According to the rules of the football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. So if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. Each of these rules help define the game and helps us distinguish one game from another. As these are fundamental to the game, we can also call them constitutive rules of the game. Like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of societies. In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries, this consensus is usually available in written form. A written document in which we find such rules is called कॉन्स्टिट्यूशन. तो फर्स्ट इन लोगों ने यहाँ पे दे रखा है कि हम सबसे पहले इन लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि जब फुटबॉल होता है, तो अब जैसे फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल में जो बॉल होती है उसको जो सिर्फ और सिर्फ गोल कीपर के अलावा कोई भी हाथ से नहीं पकड़ सकता. फुट से ही, उनके फीट से ही उन लोगों को खेलना होता है, राइट. अगर कोई भी गोल कीपर के अलावा फुटबॉल को हाथ लगा लेता है तो क्या हो जाता है, वो एक फाउल कंसीडर किया जाता है. तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं, चाहे वो हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, इन सब में कुछ रूल्स होते हैं. तो उन रूल्स को इन लोगों ने कैसे डिफ़ाइन करा है, वो जो रूल्स होते हैं वो उन रूल्स से जो गेम होता है वो डिफ़ाइन होता है, राइट. जैसे हॉकी अलग होता है, हॉकी के रूल्स अलग होते हैं. फुटबॉल जो होता है उसके रूल्स अलग होते हैं. जैसे अभी मैंने बताया कि फ़ुटबॉल में बॉल जो होती है वो गोलकीपर के अलावा कोई भी टच नहीं कर सकता बॉल को, ओके, राइट. सो जैसे कि फुटबॉल में रूल्स होते हैं, वैसे ही हॉकी और क्रिकेट में भी अलग अलग रूल्स होते हैं. तो जैसे कि हॉकी में क्या होता है, हॉकी स्टिक से ही बॉल को मारना होता है, राइट. को अगर वो हाथ से मारेंगे तो वो एक फ़ाउल हो जाएगा, ओके. सो जैसे कि हॉकी में हॉकी स्टिक होती है, फुटबॉल में फीट से बॉल को मारना होता है, वैसे ही क्रिकेट में बैट से बॉल को मारना होता है, राइट. तो इन सब के जो रूल्स हैं वो डिफ़र करते हैं, और इसी तरीके से जो रूल्स हैं वो इन गेम्स को अलग अलग बताते हैं, ओके. सो इनके जो सारे जो रूल्स होते हैं वो ही इनके जो गेम्स हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं और हमें डिस्टिंग्विश करने में मदद करते हैं, ओके. एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम, ये बहुत ज़्यादा जो कि ज़रूरी हैं, जैसे कि जो कि गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, फंडामेंटल है. सो इसीलिए हम इनको कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स भी कह सकते हैं गेम के, ओके. सो लाइक दीज गेम, अ सोसाइटी ऑल्सो हैज़ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट वॉट इट इज़ एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्राम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़. तो जैसे कि इन गेम्स में रूल्स हैं, वैसे ही हमारी जो सोसाइटी है जिसमें हम लिव करते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, हमारी सोसाइटी के भी वैसे ही कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं जो अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज़ है उससे हमें डिफ़र करते हैं, ओके. अब जैसे कि कोई बड़ी सोसाइटी है, तो जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, तो ये यहाँ जो रूल्स होंगे वो कंसेंसस से होंगे. तो कंसेंसस होता है मेजॉरिटी से, तो जहाँ पे जैसे मेजॉरिटी से वो रूल्स फॉलो किए जाएंगे, फॉर्मुलेट भी, और जो रूल्स होंगे वो मेजॉरिटी से ही होंगे. लेकिन मॉडर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, ये जो कंसेंसस होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन फॉर्म में पाया जाता है. उसको ही रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. तो ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें हमें रूल्स मिलते हैं, ऐसे रूल्स मिलते हैं जो कि सोसाइटी को रेगुलेट करते हैं और हमारी सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से डिफ़र करते हैं, उसको ही उसको रिटन डाउन को डॉक्यूमेंट में जो रिटन डाउन है उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें रूल्स होते हैं, ओके. वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लास 6 एज एन
and class 7th in our social and political life textbooks. Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? ओके सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्लास 6 और क्लास 7 में हमने पढ़ा है सोशल पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक्स में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए, हमें क्यों वो रूल्स चाहिए? कभी आप क्यूरियस हुए हो या फिर आपको ये जानना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया, किसने लिखा, राइट? तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दीज इश्यूज एंड ऑल्सो लुक एट द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ईच ऑफ दीज फीचर्स इज क्रूशियल टू द वर्किंग of democracy in India, and some of these will be focus of different chapters in this book. Okay, so हम यहाँ पे features भी पढ़ेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, की फीचर्स भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए. ओके, सो लेट्स बिगिन with the topic, why does a country need a constitution? Okay, so today most countries in the world have constitution. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. So as you all know what democracy means. So democracy is by the people, for the people and to the people. ओके, सो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सारी जो चीज़ें होती हैं वो जो जनता होती है उसके अकॉर्डिंग ही होती है, जो सोसाइटी के जो पीपल हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग होती है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होती है. और वो कॉन्स्टिट्यूशन में यही होता है कि वही रूल्स होते हैं जिसके अंदर जो सोसाइटी है वो एस्पायर करती है रहने के लिए. ओके, सो यहाँ पे लिखा है कि सारी while all the democratic countries are likely to have constitution, जबकि सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता ही है. ज़्यादातर ये नेसेसरी नहीं है कि सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेटिक ही हो. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ है जो कि हमारी जो लाइफ के पर्पसेस हैं, बहुत सारे पर्पसेस हैं, उनको सर्व करती है. ओके, फर्स्ट पर्पस क्या है? फर्स्ट, इट लेज आउट certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizen aspire to live in. So as I said before कि constitution क्या करता है, एक कुछ हमें certain ideals और certain rules दे देता है और ऐसी कुछ चीज़ें दे देता है जिससे जो country के citizens हैं जिसमें रहना पसंद करते हैं. तो democratic country में ही होता है ये ज़्यादातर. ओके, जहाँ monarchy होगी, जहाँ पे king का रूल होगा, वहाँ पे कोई democracy नहीं होगी और वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी. इसी चीज़ में हम आगे जाके एक नेपाल का एग्जाम्पल भी देखेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज़. ओके, सो जैसे कि गेम्स के जो रूल्स होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं गेम को, वैसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी सोसाइटी का नेचर डिफ़ाइन करती है. ओके, सो अ कंट्री इज़ यूजुअली, जैसे कि एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो जैसे सऊदी है तो वहाँ पे कौन है? वहाँ सारे मुस्लिम्स हैं. ओके, तो वो लोग उनके अकॉर्डिंग, उनका जो बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने रूल्स बनाए और उनका जो नेचर है सोसाइटी का वो हमें पता लग गया कि दे आर मुस्लिम्स and they know how to cope up with their rule. Okay, and then there are Catholic countries and they have their own rules, right? तो इसी उनके जो रूल्स होते हैं उससे उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमें पता लग सकता है कि जो हमारी सोसाइटी का क्या नेचर है और किस तरीके से हमें उस सोसाइटी में अडेप्ट करना है. ओके, अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरी और अग्री ऑन all issues. A constitution helps serve as a set of rules and principles that all people in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. Okay, so जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक कंट्री के अंदर डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल रहते हैं, उनका रिलीजन अलग होता है, उनकी कास्ट अलग होती हैं और ये ज़्यादातर क्या होती हैं कम्युनिटीज़ अपने जो इनके जो सर्टेन बिलीव्स होते हैं उस पर ये लोग एग्री करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ये लोग एग्री नहीं करते. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक और पॉइंट क्या आ गया हमारे लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या करता है, हमें कुछ ऐसे रूल्स देता है जिसपे ऐसे प्रिंसिपल्स देता है जिसपे जो पूरे जो पीपल हैं जो कंट्री के वो सब ही उन पे एग्री करेंगे. ऐसे कुछ रूल्स देता है जिसपे सब सहमत होते हैं. ओके,
So this includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe in the country should uphold. Okay, so कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ ऐसे रूल्स दे देता है जिस पे सब लोग एग्री करें, सब लोग सहमत हों उन रूल्स पे, चाहे वो किसी भी बिलीफ के हों, उनका कोई भी रिलीजन हो, पर उन रूल्स पे सब लोग एग्री करते हैं। और ऐसे और जो कंट्री और वो लोग ये बिलीव करते हैं कि जो कंट्री है यही इन्हीं रूल्स से चलनी चाहिए। ओके, so let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in recent history of Nepal, a country that borders India on the north until recently Nepal was a monarchy. अब देखो monarchy क्या होता है? Monarchy is a system where democracy is nowhere to be found and only the king rules. Okay, जहाँ पे monarchy में क्या होता है कि सारे सिर्फ और सिर्फ जो king होता है वही रूल करता है। Okay, until recently नेपाल वॉज अ मोनार्की, तो नेपाल में एक किंग था जो कि रूल कर रहा था अंटिल 1990 तक। ओके, द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। ओके, तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, जो पहले जो नेपाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन था वो ऐसा जो कि 1990 में अडॉप्ट हुआ था, जो कि 1990 में लोगों की तरफ दिया गया था। वो ये कहा था कि जो फाइनल अथॉरिटी होगी, जो रूल्स होंगे वो सारे सिर्फ और सिर्फ किंग डिसाइड करेगा। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला मोनार्की में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो किंग होता है वही बताता है कि क्या रूल्स बनेंगे और क्या नहीं। उसमें इस रूल के अंदर कभी भी पीपल्स की नहीं सुनी जाती। ओके, डेमोक्रेसी नहीं होती। अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डेकेड्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन 2006 दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग। ओके, सो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये आया कि मोनार्की आई कि जो किंग होगा सिर्फ उसी के हाथ में पावर होगी, सो पीपल ने क्या करा, तो उन लोगों को बुरा लगी ये बात, उन लोगों को गलत लगी ये बात, तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ओके, अंटिल 2006 वो प्रोटेस्ट करते ही रहे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये लोग लगातार प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। इन पिक्चर्स में भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पीपल के मूवमेंट की वजह से फॉर सेवरल डेकेड्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, तो नेपाल के जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि उनके भी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी हो, वही चीज़ हो जो कि वो लोग चाहें, जो पीपल चाहें। ये नहीं कि जो उनका किंग उनसे बोल रहा है वही करवाया जाए। नो, अंटिल 2006 दे फाइनली सक्सीडेड। तो इतने प्रोटेस्ट हुए 1990 से लेकर 2006 तक, मतलब पूरे 16 ईयर्स इतने प्रोटेस्ट हुए कि फिर किंग को मारना ही पड़ा और उसकी जो किंग की जो पावर्स थी उससे ले ली गई फाइनली। और फिर ये चीज़ एंड उसके अंदर जो एंड आ गया उस किंग का। ओके, तो किंग का नाम यहाँ पे दे रखा है किंग ज्ञानेंद्र। ओके, हेयर यू कैन सी किंग ज्ञानेंद्र। ओके, देन क्या हुआ, द पीपल हैड टू राइट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। ओके, तो वो पीपल मतलब जो लोग थे वहाँ के वो जीत गए किंग के अगेंस्ट, राइट। तो फिर उन लोगों ने वापस से उनका कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करा। ओके, उन्होंने वापस से उनका कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करा और वापस से लिखा अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी मीनिंग बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द people. The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and they have fought for. Okay, so जब ये रूल हट गया किंग का तो उन लोगों को एज अ फ्रीडम उन लोगों को लगने लग गया। उनके जो रूल्स थे जब वो हट गए, जब उनको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मिला तो वो उन लोगों को एज अ फ्रीडम वो लोग कहा करते थे नेपाल के लोग, उनके जो प्रोटेस्ट थे वो सक्सीड हो गए। ओके, तो इसके अंदर ये रीज़न दे रखा है कि ये रीज़न था उन लोगों के इस कॉन्स्टिट्यूशन को हटाने का कि वो लोग उनकी कंट्री को ऐसा नहीं देखना चाहते थे, उन रूल्स में नहीं देखना चाहते थे। ओके, उन लोगों को डेमोक्रेसी ही चाहिए थी। ओके, क्योंकि वो उनके आइडियल से मैच नहीं करता था, उनकी कंट्री के आइडियल से नहीं मैच करता था वो कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे उस कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके,
as in the game of football, in which a change is the constitutive rules will change the game altogether. Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. This is why the people of Nepal adopted a new constitution for country in 2015. The caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy. Okay, so हेयर यू कैन सी के ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि फ़ुटबॉल के अंदर अगर आप कुछ रूल्स को चेंज करोगे या फिर कोई सा भी मेन रूल को ही आप चेंज कर दोगे, अगर फुटबॉल में ये हो जाए कि आप सिर्फ और सिर्फ हाथ से ही खेल सकते हो तो वो रग्बी बन जाएगा, राइट। सो अगर आप मेन रूल्स को ही चेंज करते हो तो आपको बहुत सारे रूल्स को भी चेंज करना ही पड़ेगा ताकि वो एक न्यू सोसाइटी में अशर कर सके, वो एग्जिस्ट कर सके, राइट। सो नेपाल ने भी मोनार्की से जब नेपाल मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चेंज हुआ तो उसको भी उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स थे, उसका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको चेंज करना पड़ा और पूरा एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। एंड दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। ओके, तो 2006 में ये चीज़ हट गई थी कि वो मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गया था, लेकिन फिर क्या हुआ कि उनको धीरे धीरे कर उसको सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कर बनाना पड़ा और नेपाल ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया इन 2015। ओके, जिसका कैप्शन क्या था, नेपाल स्ट्रगल फॉर democracy. Okay, the second important purpose of a constitution is to define the nature of country's political system. Okay, तो first purpose हमने पढ़ लिया। अब second purpose हम क्या पढ़ेंगे, जो second purpose होता है constitution का वो उसके country के political system को define करता है। Okay, okay, so for example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. तो as I said before, जब मोनार्की में क्या होता था कि जो किंग था वो और उसके जो काउंसिल मिनिस्टर्स होते थे वो ही उसके रूल्स को डिसाइड किया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई तो हर एक इंसान अब पॉलिटिक्स में पार्ट लेना चाहेगा, राइट। तो क्या हुआ, तो अब इन लोगों को हर चीज़ को चेंज भी करना पड़ा। अब डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सबके लिए, अब ये डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो सबको इक्वल राइट होने चाहिए, राइट। तो इसीलिए उनको पॉलिटिकल सिस्टम भी उनका चेंज करना पड़ता है। जो मोनार्की में क्या होता है, सिर्फ किंग और उसके काउंसिल मिनिस्टर्स रूल करते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, जो सोसाइटी होती है हमारी उसके अंदर से कुछ लोग हम पे रूल करते हैं जो कि हमने चूज़ करें, जो कि पीपल ने चूज़ करें। ओके, सो in countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying certain important guidelines that govern decision making within these societies. तो जो constitution क्या है वो एक बहुत ज़्यादा important रूल प्ले करता है, गाइडलाइंस भी थ्रो करने में, गाइडलाइंस भी ले करने में। ओके, इन अ डेमोक्रेसी वी चूज़ आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ। ओके, अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम जो पीपल होते हैं वो हमारे लीडर्स को चूज़ करते हैं। ये नहीं होता कि कोई किंग है तो उसका बेटा ही रूल कर रहा है या फिर ऐसा नहीं, मोनार्की में होता है वो। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो हम होते हैं, हम लोग, हमारे जो पीपल हैं वो वोट करके हमारे लीडर्स को चुनते हैं। ओके, तो ताकि वो जो जिसे हमने चुना है वो हमारे बिहाफ पे, हमारे लिए वो काम करे। ओके, वो जो पावर हो उसके पास वो हमारे लिए हो, हमारे बिहाफ पे। ओके, हाउएवर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफगार्ड्स अगेंस्ट इट। ओके, सो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि कई बार जो लीडर्स होते हैं वो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, पहले तो इन्होंने क्या करा कि हमसे प्रॉमिस कर लिया। ओके, कि ना किस तरीके से हम आपके लिए ही काम करेंगे, आपके बिहाफ पे ही काम करेंगे, लेकिन
फिर उन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी इनकी जो पावर थी, इनकी जो अथॉरिटी थी, उसका मिसयूज़ करा। लेकिन इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसके लिए भी सेफ गार्ड्स, मतलब कुछ रूल्स इसके लिए भी देता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। दिस मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। ओके, अब ऐसी कोई जब ऐसा कोई लीडर आ जाता है जो उसकी अथॉरिटी का मिसयूज़ करता है, उस मिसयूज़ से, उस पर्सन की वजह से, उस लीडर की वजह से बहुत ज़्यादा एक इनजस्टिस की, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन दे रखी है, सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर, ही इज़ अ बुली, हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम। मिसेज राव, द क्लास टीचर, हैज़ टू लीव द क्लासरूम फॉर ऑन सम अर्जेंट वर्क, शी आस्क्ड सुरेश टू माइंड द क्लास, सुरेश स्टार्ट्स स्पीकिंग ऑन अनिल। ओके, सो सुरेश जो है वो क्लास मॉनिटर है और वो एक बुली भी है जो बच्चों को परेशान करता है, राइट। सो यहाँ पे उसकी जो टीचर है, उसने एक गलत इंसान के हाथ में, एक गलत लीडर के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो क्या हुआ यहाँ पे, मिसेस राव जो हैं, उनकी क्लास टीचर हैं, वो गई और क्लासरूम से कुछ अर्जेंट वर्क के लिए वो बाहर गई हैं और उन्होंने बोला है सुरेश के अब तुम क्लास को डिस्टर्बेंस से रोको और वो कहीं बच्चे इधर उधर केओस क्रिएट ना करें। ओके, सो मैस क्रिएट ना करें। ओके, तो जब टीचर चली जाती है, जब क्लास टीचर चली जाती है, तो सुरेश क्या करता है, वो अनिल जो है वो बिल्कुल शांति से बैठा है, राइट। लेकिन वो क्या कहता है अनिल से कि अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेज राव। ओके, तो अनिल कहता है बट व्हाट हैव आई डन। तो अब यहाँ पे देखो कि अनिल ने तो कुछ भी नहीं करा, राइट। तो यहाँ पे क्लास मॉनिटर क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वो एक बुली है और वो परेशान करता है उसके क्लासमेट्स को, राइट। तो वो सिर्फ और सिर्फ उस पर पिक करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, उसकी मिसेज जो राव होती हैं, उसकी जो क्लास टीचर होती है, उससे रिपोर्ट कर देता है, राइट। तो फिर क्या होता है कि जो क्लास टीचर होती है, वो क्या करती है, अनिल को एक एज अ पनिशमेंट उसको बोलती है कि आप 100 टाइम्स आई विल नॉट डिसिपेट द क्लास मॉनिटर लिखोगे, और जिसमें अनिल ने कुछ करा ही नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक जो पावर है वो एक बुली के हाथ में दे दी गई है, जो लीडर है उसके हाथ में वो पावर दे दी गई है। अथॉरिटी किसी गलत इंसान के हाथ में जाएगी तो इनजस्टिस हो गई। अब देखो अनिल ने तो कुछ करा नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मॉनिटर था, वो अथॉरिटी थी उसके हाथ में, तो उसने क्या करा, सिर्फ मैम को रिपोर्ट कर दिया और मैम ने उसकी बात मान भी ली। ओके, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनइक्वालिटी हो गई, राइट, अनिल के साथ, क्योंकि अनिल ने तो कुछ करा भी नहीं था। ओके, in democratic society, the constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. Okay, तो democratic societies में क्या होता है कि constitution जो होता है वो कुछ rules देता है, जब जैसे कि कोई मिसयूज़ कर रहा है उसकी अथॉरिटी का, जैसे कोई एमएलए है या फिर सीएम है, अगर वो उसकी अथॉरिटी का मिसयूज़ कर रहा है और उसके खिलाफ प्रूफ है, तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जिससे इस अथॉरिटी का मिसयूज़ से बचा जा सकता है, और ऐसे रूल्स से जो लीडर है उसको उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो कि हमारे पास हैं, हमारे लिए हैं, ताकि हम उनके थ्रू हमारे राइट्स को गेन कर सकें, हमारे राइट्स को ले सकें। ओके, सो सारी चीज़ें क्या हो गई, सिर्फ और सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं है, हमारे लिए ही हैं। हमारे जो पीपल हैं, हमसे ही हमारी कंट्री चल रही है। ओके, डेमोक्रेसी में ये होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स किससे गेन कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स कुछ दिए गए हैं हमें, जिससे हम हमारे राइट्स को गेन कर सकते हैं और ऐसे इनजस्टिस और ऐसे इनइक्वालिटी को हम ख़त्म कर सकते हैं। ओके, डू यू recall the chapter on the Dalit writer Om Prakash Valmiki's experience in school from your class 7th book? In that chapter, we talked about the discrimination Om Prakash faced because he was Dalit. You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on the grounds of religion, race, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, सो जैसे कि आप लोगों ने 7th क्लास के चैप्टर में पढ़ा होगा कि कैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वो दलित राइटर हैं, जो कि तो उन्होंने किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करा उनके स्कूल में, क्योंकि वो दलित थे, नीचे वाली कास्ट के थे। ओके, सो
ही वॉज दलित, दैट्स वाई ही फेस डिस्क्रिमिनेशन। तो हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़े हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू इक्वालिटी देता है, राइट। तो राइट टू इक्वालिटी देता है जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, राइट। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कई बार जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी वजह से होता है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके रिलीजन और उनके रेस और कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ से उनको डिफ़ाइन करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, ये भी इनइक्वालिटी में आती है। द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी हैव six fundamental rights, and one of them are the right to equality, which is guaranteed by the Indian Constitution, which says that we have the right to religion, we have the right to speech, we have the right to race, we have the right to have caste, any gender or place of birth. Okay, no one can call upon us or pick upon us. Okay. Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that the dominant group does not use this power against other less powerful people or groups. The storyboard below demonstrates one such situation in a classroom. Okay, so एक और जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि जो डोमिनेंट ग्रुप होता है या फिर जो बड़ा जो ग्रुप होता है वो उसकी पावर किसी और के अगेंस्ट नहीं यूज़ कर सकता, जो कि लेस पावरफुल पीपल या फिर ग्रुप हैं उसके अगेंस्ट नहीं कर सकता। डोमिनेंट जो पावरफुल जो ग्रुप है उसके लेस पावरफुल पीपल के अगेंस्ट अपनी पावर को यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पे स्टोरी बोर्ड है, लेट्स रीड। द गेम्स पीरियड इज़ अबाउट टू बिगिन। लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। ओके, यहाँ पे गर्ल्स हैं, नो सम बॉयज़ आर देयर। सो ये कह रहे हैं कि आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं चेंज के लिए। तो यहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो कह रहे हैं नो वी विल प्ले क्रिकेट। द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स। ओके, ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास, हे वी हैव वन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शो ऑफ हैंड्स मतलब टीचर ने क्या बोला कि जिसको क्रिकेट खेलना है वो तो अब वो अपने हाथ उठाओ, और जिसको नहीं खेलना वो मत उठाओ। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो क्या बोल रहा है कि जिसकी क्लास में ज़्यादा तुम लोग की क्लास में तो ज़्यादा बॉयज़ हैं तो तुम लोग ही जीतोगे ना। सो यहाँ पे वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट because they are in majority. Ma'am should think of another way to make decisions also that our wishes are also heard. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अनहेल्दी सी सिचुएशन बन गई है कि यहाँ पे बॉयज़ जो हैं वो खेलना चाहते हैं क्रिकेट और गर्ल्स जो हैं वो खेलना चाहती हैं बास्केटबॉल। तो मैम ने क्या बोला कि सबके हाथ क्रिकेट खड़े करवाए कि किसको क्या खेलना है। तो बॉयज़ ज़्यादा थे तो बॉयज़ के हाथ ज़्यादा हो गए। तो क्या हुआ कि मैम ने बोला कि ठीक है आज क्रिकेट खेल सकते हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स जो कह रही हैं कि हमेशा हमें वही करना पड़ता है जो बॉयज़ कहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा है नंबर में। तो मैंने जैसे कि बोला कि जो डोमिनेंट ग्रुप है वो कभी भी लेस पावरफुल ग्रुप पे रूल नहीं कर सकता, उसकी पावर नहीं दिखा सकता। तो इसीलिए कोई अलग वे से उसकी जो टीचर है उसको इस गेम का फैसला करना चाहिए था, राइट। तो सच अनहेल्दी सिचुएशंस कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू, वेयर अ मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज़ एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। ओके, सो ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन कई बार हमारी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसमें भी हो सकती हैं बहुत ईजीली, जहाँ पे जो मेजॉरिटी के रिलीजन है या फिर कास्ट है वो क्या करती है, कंटिन्यूसली उनके जो इंटरेस्ट होते हैं सिर्फ उसी को अप्लाई करती है जो माइनॉरिटीज़ जो होती हैं उसके ऊपर, और वही चीज़ें बोलते हैं जो कि उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती है। ओके, एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट्स एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ दिस मेजॉरिटी। ओके, तो कई जैसे कि अभी हमने स्टोरी बोर्ड में पढ़ा कि सारी की सारी जो सोसाइटीज़ हैं इस टायरनी से गुज़र रही हैं, इस टायरनी से गुज़र रही हैं मेजॉरिटी के। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे भी रूल्स कंटेन करता है, ऐसे भी रूल्स हैं उसके अंदर जिसमें ये चीज़ साफ साफ लिखी गई है कि जो माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको कभी भी हमारी सोसाइटी से एक्सक्लूड नहीं करा जाएगा, और कभी भी जो मेजॉरिटीज़ हैं उनका नहीं चलेगा, उनका पावर नहीं चलेगा।
दैट्स वाई डेमोक्रेसी ही सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, मोनार्की से भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल. इट इज़ द विल, इट इज़ द okay. So another reason why we have constitution is precisely to prevent the tyranny or domination by the majority of a minority. Okay. तो एक और जो रीजन है, एक और जो रीज़न है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के होने का, उसके रूल्स का जो हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स, वो ये है कि हम जो डोमिनेशन है मेजॉरिटी ग्रुप्स का माइनॉरिटीज़ पे से हटा सकें, और जो डोमिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ का, मेजॉरिटीज़ का ही नहीं हो माइनॉरिटीज़ के ऊपर. दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, i.e. इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी, i.e. इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन. ओके. तो ये सबसे ज़्यादा कम्युनिटी, ये क्या रेफ़र कर सकता है, किस चीज़ से हम रेफ़र कर सकते हैं कम्युनिटी डोमिनेशन अनदर? हम किस चीज़ से रेफ़र कर सकते हैं, जो एक कम्युनिटी जो कि दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट कर रही है, जिसमें आती है जो कि है इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, या फिर मेंबर्स, एक कम्युनिटी के ऐसे मेंबर्स जो कि उसी कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स को कुछ मेंबर्स पे अपना हुक्म चला रहा है. तो फर्स्ट क्या होगा, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, जिसमें एक ही कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो उसी कम्युनिटी के लोगों को परेशान कर रहे हैं. ओके. जिसे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन भी कहा जा सकता है. ओके. So still here we are reading. In the next part we'll continue with this chapter. Okay, so goodbye.